हेलो एवरीवन। ठीक है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस की ना हमारी फोर्थ क्लास है। ठीक है। तो एक बार पूरा का पूरा मैटर हम लिंक करेंगे। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ दोबारा से। यस, चल रही है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे शुरुआती हमने कहाँ से करी थी? हमने इस चीज से शुरुआत करी थी कि भाई किसी भी पर्सन का अगर हमें टैक्स लेना है तो उस सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या वो रेजिडेंट है कि नहीं, क्या वो इंडिया में रेजिडेंट है कि नहीं। रेजिडेंट डजंट मीन सिटीजन, वो इंडिया में स्टे करता है कि नहीं। फिर सीधी सी बात है, हमने सेक्शन 231 में ये देखा था कि हमारे पर्सन की डेफिनेशन में काफी सारे लोग आते हैं, जैसे इंडिविजुअल, हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली, एओपीबीवाई, कंपनी, एलएलपी, फर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे हमारे कौन है? ये सारे के सारे लोग जो है हमारी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ये सारे के सारे लोग हमारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ऑब्वियसली फिर देखिए, हमें हर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए, तभी तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। कि भाई जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपनी किस केस में इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी को पकड़ के टैक्स ले लेंगे। अगर यूएस में कोई कंपनी मॉर्गन स्टैनले रजिस्टर्ड है ना, मॉर्गन स्टैनले रजिस्टर्ड है, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पे इंडिया में टैक्स दो। हम उसी केस में इंडिया में टैक्स लेंगे जब हमारा वो इंडिया में उसका कोई ना कोई बिजनेस हो। ठीक है। तो ये अभी सेक्शन 9 में डील करेंगे, रुकिए। पहले हल्का सा रिवाइज। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर एक पर्सन का निकालना पड़ता है। जितने भी लोग हैं सबका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है टैक्स लगाने से पहले। तो सबसे पहले ये प्राइमरी एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि किसी के ऊपर अगर हम कोई भी टैक्स लगाते हैं तो सबसे प्राइमरी, हमारा सबसे प्राइमरी काम क्या है? कि वो पर्सन रेजिडेंट है कि नहीं शुरुआत में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने प्रोफेशन का एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है। हमारे पास कोई इंटरनेशनल कॉल आती है, देखिए इंडिया से कोई पर्सन है, रेजिडेंट है, उस पे ना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो रेजिडेंट ही होता है। ठीक है। नॉर्मली जैसे इंटरनेशनल कॉल आती है, हमारे पास इंटरनेशनल क्वेरी आती है, मेल आती है, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता वो एनआरआई है, फॉर मान के चलिए वो एनआरआई है, वो फोन करता है। ठीक है जी, हाँ जी, हम सीधे पहला क्वेश्चन क्या होता है? हाँ जी, आप इंडिया से बाहर कब गए थे? हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं अक्टूबर में इतनी तारीख को गया था। ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन ये होता है कि आपकी इनकम किस चीज से है? फिर वो पर्सन ये बताता है कि हमारी इनकम जो है वो एक्स चीज से, जैसे रेंटल इनकम है। ठीक है। तो वो सीधे पूछते हैं कि हमारा टैक्स, हम कहते हैं हाँ हाँ टैक्स लगेगा, बिल्कुल क्लियर है वो। ठीक है। तो ये बातें कहीं तो लिखी होंगी ना। देखिए, हम और आप एक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। हम और आप जो है टैक्स के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, टैक्स मेकर्स नहीं। जो लॉ में लिख दिया गया है, एक्ट में लिख दिया गया है, हम उसको सिर्फ फॉलो करवाते हैं। चाहे एडवोकेट हो, सीए हो, कोई भी हो, वो उसको ना फॉलो करवाता है। उस एक्ट को फॉलो करवाता है। खुद एक्ट नहीं, नहीं जी नहीं, उस पर्सन ने कह दिया तो ये सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। कल भी हमारी क्लाइंट से डीटीए को लेके एक से बहस हुई, हमने कहा भाई कंफर्म करो तुम अपने। वो कहते नहीं, फलाना कंपनी के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, उस पे टैक्स नहीं लगता है। हमने कहा देख लो जी, हम तो क्लियर है बिल्कुल उस चीज पे। हम उस चीज पे बिल्कुल क्लियर थे, और बाद में कंफर्मेशन लेके क्लियर थे हम। फिर सॉरी वॉरी बोले, हमने कहा जी सॉरी की बात नहीं है, देखिए हम अपनी चीज पे क्लियर है। ठीक है। चलिए। तो अब ध्यान से सुनिए दोबारा से। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं। पहले का ना पहला क्वेश्चन हम क्लाइंट से क्या करते हैं कि आप इंडिया के बाहर कब गए थे? तो ये हमें सबसे जरूरी। फिर हम ये पूछते हैं कि भाई आप इंडिया में कितने दिन रहे थे? ठीक है। वो बता देता है कि मैं जी इतने तारीख से इतने तारीख तक रहा था, तो हम क्या करते हैं उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वो इंडिया में कितने दिन रहा था। इसका मेन मोटिव क्या है? मुझे ये साबित करना है कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नहीं। पहला सबसे जरूरी काम मेरा क्या है? कि वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नहीं, वो इंडिया में रिसाइड्स करता है कि नहीं, रेजिडेंट है कि नहीं। ये सबसे प्राइमरी काम है मेरा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है? हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपकी इनकम किस चीज से है? ठीक है। देखिए, अब मान के चलिए वो पर्सन था, वो नॉन रेजिडेंट है। मान के चलिए वो 59 डेज रहा पिछले साल इंडिया में। 60 दिन भी नहीं, 59 डेज रहा। ठीक है। तो 60 दिन नहीं रहा, 59 डेज रहा, तो हमें कोई भी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे वो नॉन रेजिडेंट हो गया। फिर हम उसको ये पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम किस चीज से है? वो कहता है कि हमारी जो इनकम है वो रेंटल इनकम है। हम कहते हैं, जी बिल्कुल टैक्स होगा, है ना।
वो फिर कहता है कि मैं यूएस में रहता हूँ, वहाँ भी मेरे को इनकम मिलती है। मैंने कहा, नहीं, वो डज़न्ट मैटर, उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने ये लाइन क्यों बोली? क्योंकि नॉन रेज़िडेंट के केस में उसकी इंडिया से होने वाली ही इनकम टैक्सेबल होती है, ना कि ग्लोबल इनकम। ठीक है? अब इसमें एक थ्योरी बदल देते हैं। मान के चलिए वो रेज़िडेंट ऑफ इंडिया था, चाहे कंडीशन ए 182 दिन या कंडीशन बी 60 365 दिन वाली कंडीशन जो है, वो सैटिस्फाई कर गया। अब वो रेज़िडेंट हो गया। अब वो हम फिर वही सेम क्वेश्चन कि भई तुम रेज़िडेंट हो, तो कहते हैं कि मैं जी 183 डेज़ रहा इंडिया में। हम कहते हैं भाई तुम तो इंडिया के रेज़िडेंट हो गए। फिर हम पूछते हैं कि भाई इनकम किस चीज़ से है? वो कहते हैं कि जी हमारी जो इनकम है वो रेंटल इनकम है। वो कहता है कि हमारी जो इनकम है वो क्या है, रेंटल इनकम है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। फिर हम देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया। पिछली बार वो रेज़िडेंट नहीं था तो मैंने ये नहीं पूछा कि उसकी इंटरनेशनल इनकम क्या है। बट इस बार मैं पूछूँगा उससे। क्योंकि वो इंडिया का रेज़िडेंट है, मैं पूछूँगा भाई तुम्हारी ना इंटरनेशनल इनकम क्या है? बाहर की इनकम क्या है? तो वो ये बोलेगा कि जी इंडिया के बाहर में मैं वहाँ पर मैं मुझे सैलरी मिलती है। वहाँ पे मुझे सैलरी मिलती है या मैंने कोई बिज़नेस कर रखा है। हम कहेंगे भाई सिंस यू आर अ रेज़िडेंट देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन इंडियन इनकम एज़ वेल एज़ आउटसाइड इंडिया इनकम। ठीक है? आपको दोनों जगह की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? अब आपको समझ में आया कि हम क्यों रेज़िडेंशियल स्टेटस चेक करते थे? कि भाई अगर नॉन रेज़िडेंट साबित हो गया तो सिर्फ़ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगाएँगे। है ना? और अगर वो रेज़िडेंट साबित हो गया तो इंडिया एज़ वेल एज़ हम बाहर की इनकम पे भी टैक्स लगाएँगे। ठीक है? आप कहेंगे कि आरएनओआर को छोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, आरएनओआर को छोड़ दिया। देखिए, आरएनओआर को बस एक कंडीशन में हम नॉन रेज़िडेंट से डिफरेंस कर देंगे। एक कंडीशन में नॉन रेज़िडेंट से डिफरेंस कर देंगे कि अगर कोई बिज़नेस इंडिया में सिर्फ़ बिज़नेस के केस में हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे जैसे नॉन रेज़िडेंट है। अगर वो इंडिया के बाहर कोई बिज़नेस भी करता है, ठीक है? तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर वो रेज़िडेंट बट नॉट ओनली रेज़िडेंट है तो बिज़नेस के केस में उस पे लग जाएगा। अदरवाइज़ सारे केस में उसको एनआर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सारे केसेस में नॉन रेज़िडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है? चलिए, अब हम करने वाले हैं सेक्शन 9। एक सेक्शन 7 भी है, एक सेक्शन 9 भी है। सेक्शन 7 जो है वो सैलरीड के चैप्टर में कवर होगा। क्योंकि अभी वो समझेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। थ्योरेटिकली मैं दिखा दूँगा अभी कि क्या है वो, ठीक है? बट उसका जो मेन रिलेशन है ना, वो है सैलरी वाले हेड में, प्रोविडेंट फंड वाले हेड है उसमें। अभी समझेंगे तो हमें पूरा का पूरा सैलरी अभी करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो हम अब क्या करेंगे, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी उसकी। कैलकुलेशन नहीं, किस चीज़ पर टैक्स देना है और किस चीज़ पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है? तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9। एक सेकंड बस मैं उस पेज पे आ जाऊँ। ठीक है? ये सेक्शन 7 है, 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है? ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब सैलरी में मोर और लेस सैलरी में कवर होने वाली है। ठीक है? तो अभी करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। ठीक है? यहाँ से मेरा सेक्शन 9 शुरू हो रहा है। कहाँ चला गया? ये हाँ, सेक्शन 9 ठीक है। चलिए सेक्शन 9 पढ़ने से पहले हमें 2 वर्ड सीखने हैं। एक एक्रू, दूसरा अराइज। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एक्रू क्या होता है? ठीक है? एक्रू को ड्यू समझ लो, ड्यू मतलब बकाया हिंदी में, सिंपल। एक्रू का मतलब होता है बकाया, अराइज का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है? एक्रू का मतलब होता है ड्यू करना, बकाया करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आप डेली काम करते हैं, ठीक है? सैलरी क्या आपको एडवांस में मिल जाती है? नहीं। सैलरी एडवांस में थोड़ी ना मिलती है। जब महीना खत्म होता है, तो महीने के एंड में या 31st को किसी को मिलती है, किसी को 2 तारीख को मिलती है, अगले महीने के किसी को 7 तारीख को मिलती है, ठीक है? तो आप डेली काम करते हैं,
ठीक है? फॉर आप 1 तारीख से आपने जॉइनिंग करी, आप डेली काम कर रहे हैं 31st तक, ठीक है? या फिर 1 तारीख से शुरू करा और 15 को आपने छोड़ दिया, ठीक है? आपने जॉब छोड़ दी। मैं सिर्फ एक्रोलाइज की मीनिंग समझा रहा हूँ पहले, ठीक है? पहले ये समझिए कि इसकी भावनाएँ क्या कहती है। तो 15 को छोड़ दिया। आप क्या कहते हैं, जी सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है जी, जो गाइडलाइंस है, जो कि आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो 15 दिन के बाद मैंने जॉब छोड़ दी उसकी। अब हुआ क्या, मैं कहता हूँ सर मेरी सैलरी, ठीक है? बोले किस चीज़ की सैलरी? बोले सर जो मैंने 15 दिन काम किया, उसकी सैलरी। तो ये जो आप 15 दिन की सैलरी माँग रहे हैं ना, यही होता है ड्यू। मेरी 15 दिन की सैलरी ड्यू है उस पे। क्या उसने हाथ में पैसे दे दिए? नहीं, ड्यू हो गए। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ जी, मेरे को ये पैसे मिलेंगे। मिला नहीं है, मिलेंगे। ठीक है? इसी को एक्रू कहते हैं। कोई चीज़ जो है सिर्फ ड्यू हो जाती है, बट मिलती नहीं है। इसको कहते हैं हम एक्रू। ठीक है? और जिस दिन मिल गई, मान के चलिए 20 तारीख को वो आपके खाते में सैलरी डाल देता है, 20 तारीख को वो भी सैलरी दे देता है, तो इसको हम बोलेंगे अराइज, कि जी सैलरी आपकी अराइज हो गई है, क्योंकि हाथ में आ गई है। हाथ में इन द सेंस या बैंक में आए, हाथ में कैश आए, किसी भी तरीके से इसको कहते हैं अराइज हो गई है। मतलब सामने वाले से बकाया कोई भी नहीं रहा, उसको कहते हैं अराइज हो जाना एक तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप में से लोग ना एफडी कराते होंगे, ठीक है? एफडी फिक्स डिपॉजिट कराते होंगे। तो अगर थोड़ा भी आप ध्यान दीजिए, तो एक एक चीज होता है, हम एफडी करवाते हैं, ठीक है? क्या एक बात बताइए, एफडी कराई आपने 3 साल की, एफडी आपने 3 साल की कराई, ठीक है? या पीपीएफ कराया आपने, ठीक है? एफडी कराई, पीपीएफ कराया, तो उसमें क्या होता है? हम मान के चलिए कि हम 1 लाख रुपए हम जमा करते हैं अप्रैल में, अप्रैल 21 में हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं। आपने देखा होगा 31 मार्च को, अगर पीपीएफ है, 31/3/22, अगर पीपीएफ खाता किसी के पास है तो आपने देखा होगा कि 31 मार्च को उसके अंदर ना इंटरेस्ट आ जाता है। अगर पासबुक में आप एंट्री कराएंगे ना पीपीएफ के, तो उसमें इंटरेस्ट लिखा जाएगा। या अगर आपके पास एफडी है, अगर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बैंक से क्लियर कराएंगे, तो वो उसके अंदर में 1 लाख के ऊपर मान के चलिए 7% रेट है, तो 7,000 रुपए वो ऐड कर देता है। 7,000 रुपए वो ऐड कर देता है, सॉरी 70 हो गया, 7,000 रुपए वो ऐड कर देता है। तो आपका जो 31 मार्च का बैलेंस हो जाता है, वो कहते हैं 1,07,000 रुपए। अब एक बात बताइए, क्या एक्चुअल में ये पैसा आपके पास आ गया? क्या आप विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। ये पैसा तब जाके विड्रॉ होगा, जब आप वो जो पैसा है, जब वो जो पैसा है, वो आपके सेविंग बैंक में आएगा और आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं या चेक इशू कर सकते हैं। तब जाकर के ये पैसा विड्रॉल माना जाएगा, तब जाके ये पैसा मानेगा अराइज हो गया। अभी एक्रू हुआ है, ये 7,000 रुपए ना सिर्फ एक्रू हुआ है, आप निकाल नहीं सकते। पीपीएफ के में 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो 15 साल बाद ये पैसा मिलेगा आपको और ज्यादा ब्याज लगा करके। तो लेकिन आपको खाते में दिख रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि देखिए मेरा ड्यू तो हो गया कम से कम, मतलब इससे नीचे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ये मेरे को वो देगा ही देगा। इसी चीज को कहते हैं एक्रू होना। एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मान के चलिए नॉन रेजिडेंट है, ठीक है? एक नॉन रेजिडेंट है। अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट जैसे मैं नॉन रेजिडेंट बोलूं, फटाफट आप मान के चलिए कि जो हमने टेस्ट किया था सेक्शन 6 का, ए और बी ये दोनों फेल कर गया होगा, तो नॉन रेजिडेंट है। उसकी ना इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? इंडिया में ना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? उससे रेंटल इनकम आई। बट होता क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है, रुकिए इसमें थोड़ी स्पेस बना देता हूँ ना, तो थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, यहाँ पे लिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? देखिए ड्राइंग के थ्रू समझेंगे, ठीक है? एक पर्सन है, ये है एनआर। एक और पर्सन है, ये है एनआर। दो एनआर है, दोनों जो है यूएस के सिटीजन है, ठीक है? एक प्रॉपर्टी है इंडिया में, ये थोड़ा सा नक्शा बना रहा हूं
अच्छा नहीं बना है बट समझिए इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों यूएस में बैठे हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, जो दूसरा पर्सन है वो कहता है कि भाई एक काम कर, तू अपनी ना दिल्ली वाली प्रॉपर्टी, दिल्ली वाली प्रॉपर्टी मेरे को ना रेंट पे दे दे। बोले क्या करेगा? बोले यार मेरे ना कुछ सामान पड़ा हुआ है, मैं तो खाली इंडिया छोड़ के आ चुका हूँ, बट ना थोड़ा बहुत ऐसा सामान है जो मुझे वहां पे इंडिया में रखना है, ठीक है। कोई पड़ा हुआ है कुछ सामान, उसका कोई यूज नहीं है, मैं भी बेचना भी नहीं चाहता हूँ, सोचता हूँ ना कुछ दिनों के बाद में बेचूं उसको। ठीक है, वो कहता है ले ले, कहता है ठीक है जी, एक काम करते हैं आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि $100 में वो दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपस में दोनों ने $100 में एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कि जी ये जो है $100 मैं तुमको दूंगा, $100 तुमको दूंगा, तो मैंने जो इंडिया में प्रॉपर्टी दी है, ठीक। बड़ा बड़ा अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए क्या मैटर हो गया, ये पर्सन यूएस में रहता है, ये पर्सन यूएस में रहता है, ठीक है। दोनों पर्सन क्या है, यूएस में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में कोई भी रिलेशन नहीं है इनका, दोनों बाहर रहते हैं। अगर कोई बकाया रेंट का भी निकलेगा, ठीक है, वो भी यूएस में निकलेगा। मतलब एक्रू कहां होगा, इंडिया के बाहर ही हुआ, ऑब्वियसली दोनों बाहर है। अराइज कहां हुआ, ऑब्वियसली यूएस के बैंक में डाला गया, अराइज भी बाहर हुआ। ऐसे की सिचुएशन में इंडिया को क्या कहती है, इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि भाई एक बात बता, ये जो पैसा जो ड्यू हुआ है वो किस वजह से हुआ है। वो कहते हैं कि जी आपका जो इंडिया में जो प्रॉपर्टी है इस वजह से हुआ है, जो इंडिया में प्रॉपर्टी है इस वजह से हुआ है। तो कहते हैं इस केस में हम एक्रू जो है वो इंडिया में मानेंगे, ठीक है। और इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा इस पर्सन को, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा रेंटल इनकम पे, इस वाली रेंटल इनकम पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हुआ कुछ? दोनों पर्सन बाहर थे, सब कुछ बाहर था, एग्रीमेंट भी बाहर हुआ, सब कुछ बाहर हुआ, बट क्या हुआ कि वो जो पर्सन है, जो रेंटल इनकम थी, रेंटल इनकम थी, वो किस प्रॉपर्टी पे, वो इंडियन प्रॉपर्टी पर आई थी, ठीक है, इंडियन प्रॉपर्टी पर आई थी। इसीलिए क्या होगा, वो इंडिया में एक्रू माना जाएगा, चाहे अराइज रिसीव फॉरेन बैंक में हुआ हो, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है, वो रिसीव किसी भी बैंक में हुआ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? कि देखो दोनों पर्सन बाहर के थे, रेंटल इनकम बाहर की थी, सब कुछ बाहर हुआ, पर प्रॉपर्टी इंडिया की थी। इस केस में एक्रू अराइज एक्रू इंडिया में ही माना जाएगा, ठीक है। या तो एक्रू या अराइज दोनों में से किसी भी कंडीशन में वो इंडियन ही माना जाता है। इसको हम बदल देते हैं, सिचुएशन बदलते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, एक लेडी है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये लेडी है, एक पर्सन है, ठीक है। ये क्या करती है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है यूएस में, ये इंडियन है, ये क्या है, यूएस सिटीजन है, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। ये इंडियन पर्सन है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी यूएस में है, एक प्रॉपर्टी यूएस में है, एक प्रॉपर्टी। ये लेडी क्या करती है, ये यूएस में जो इसकी प्रॉपर्टी और रेंट पे ले लेती है, ठीक है। ये जो लेडी है, वो जो प्रॉपर्टी है उसकी, उसको क्या करती है, रेंट पे ले लेती है $100 पे। अब बताइए कि एक्रू कहां हुआ, एक्रू कहां हुआ, शांत मन से सोचिए कि ये वाला जो रेंट है वो एक्रू कहां हुआ है। जो ये एक्रू है ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया है, बट पैसे इसने कहां दिए, ये पैसे इसने कहां दिए, इंडिया में। भाई इंडिया वाले की प्रॉपर्टी थी यूएस में, तो इसने पैसे ट्रांसफर करे इंडिया में, तो अराइज कहां हुआ, अराइज इंडिया में हुआ, एक्रू बाहर हुआ। आप समझे, एक्रू बाहर हुआ, अराइज इंडिया में हो गया, तो ये इस पे भी टैक्स लग जाएगा। और बदलते हैं एग्जाम्पल, और बदलिए एग्जाम्पल,
इसमें हम और एग्जांपल बदलते हैं। दोबारा देखिए, एक पर्सन है, एक ये पर्सन है, ये दोनों जो हैं वो यूएस के हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी भी कहाँ है, यूएस में है। प्रॉपर्टी भी कहाँ है, यूएस में है, ठीक है। दोनों पर्सन बाहर के हैं, प्रॉपर्टी भी यूएस में है, ठीक है। दोनों रहते भी बाहर हैं, बट होता क्या है, ये जो रेंट की इनकम है, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, वो उसके पास एक इंडियन अकाउंट भी है, इंडियन अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें मंगा लेता है, उसमें मंगा लेते हैं। तो इस केस में अराइज कहां हुआ, क्वेश्चन भूल जाइए कहां की प्रॉपर्टी नहीं, अराइज कहां हुआ, एक्रू तो बाहर ही हुआ ऑब्वियसली, अराइज इंडिया में हो गया, तो इस पे भी टैक्स लग जाएगा। ध्यान से, आप पता नहीं कहां आपको लिखा हुआ मिले ना मिले, ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सोच समझ के वो है, ध्यान से सुनिए कि कितनी मल्टीपल कंडीशन हमने चेंज कर दी है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी के बाद तीन चार एग्जांपल बन चुके हैं और चारों का डिफरेंट है, थॉट हम कुछ और करते हैं बट टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। लास्ट इसमें एक और ले लेते हैं, चलिए। दोनों यूएस के हैं, प्रॉपर्टी यूएस की है, रिसीव भी यूएस में हो रहा है, रिसीव भी यूएस में हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा बताइए, उस केस में क्या होगा, रिसीव भी यूएस में हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ना एक्रू इंडिया में हुआ ना एराइज इंडिया में हुआ, ना एक्रू इंडिया में हुआ ना एराइज इंडिया में हुआ, तो इस केस में वो जो इनकम है वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं हो सकती, कोई दोनों चीजें बाहर ही हुई है, दोनों चीजें बाहर हुई है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें ये चेक करना है रेजिडेंट है या नहीं है, अगर यूएस की जगह ये रेजिडेंट होता ना, अगर ये जो पर्सन है अगर रेजिडेंट होता तो एक्रोराइज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इंडिया के बाहर भी रिसीव हो जाता तो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाता। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो पर्सन आउटसाइड इंडिया है। देखिए इंडिया वाले पे तो हम टैक्स लगाएंगे, किस कंडीशन में इंडिया के बाहर वालों पे टैक्स लगाना है, इसके लिए ही सेक्शन 9 बना हुआ है। देखिए इंडिया में कोई भी इनकम आएगी, कोई भी चीज आएगी, तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हमें ये चीज देखना है कि इंडिया के बाहर वाले पर्सन को कैसे पकड़ना है, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाना है, इसलिए सेक्शन 9 बना हुआ है। इंडिया में रेंट इनकम है, ऑब्वियसली टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर फॉरेनर इंडिया में रेंट रिसीव करे तो भी टैक्स लगेगा, समझ रहे हैं, तो ये सब ना ध्यान से समझिए, इसके ना भावनाओं को समझिए, ठीक है। चलिए एक चीज और समझते हैं कि एक पर्सन है, देखिए ये दोनों पर्सन, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगे, मानिए वो रेजिडेंट ए, जो पर्सन है जो रिसीव कर रहा है वो रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो रिसीव कर लेगा ना तो वो किसी भी कंडीशन में इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा, वो किसी भी कंडीशन में इंडिया के लिए एक्रूअराइज मान लिया जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम मानेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है नहीं, एनआर के केस में ही हम सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। हम एनआर के केस में ही सारे एग्जांपल्स करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, ये भी एक पर्सन है, ठीक है, ये यूएस चला गया, ठीक है, ये इंडियन है, ठीक है। यहां पे एक प्रॉपर्टी है इंडिया में, वो क्या कहता है यूएस वाला कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूं, सेल, ठीक है। इंडिया वाला कहता है ठीक है जी मैं परचेज करना चाहता हूँ, ये बहुत होता है, ये डे टू डे एक्टिविटी में हम डेली देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेगुलर बिजनेस में आता है, हम बहुत बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि रेगुलरली ये होता ही रहता है। सेक्शन 45 में ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 45 कैपिटल गेन में ये चीज कैसे एसेट से सेल करी जाती है, कैसे टैक्स लगता है, वो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पैसे चाहे इसने बाहर दे दिए, ठीक है,
सेल इंडियन प्रॉपर्टी है तो टैक्स लग जाएगा। कंडीशन 2, दोनों यूएस के हैं, ठीक है, दोनों यूएस के हैं, प्रॉपर्टी बाहर की है, पैसे इंडिया में रिसीव हो गए तो टैक्स लग जाएगा। होप एक्रोराइज आपको क्लियर हुआ इतने सारे एग्जांपल लेकर के, ठीक है। फिर भी डाउट है आप मैसेज डालिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 9। अब देखिए हम एक बार थ्योरेटिकली देखते हैं एक्रोराइज एंड सेक्शन 9। शायद मैं इसमें गलती से डिलीट हो गया, मैं इसको दोबारा खोलूंगा। ठीक है, यहाँ पर आइए आप, धीरे 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 नोट्स के नीचे की ओर। रेजिडेंशियल ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा इंडियन इनकम, ये वाला पोर्शन अभी मैं बताऊंगा। सेक्शन 7 में कुछ नहीं है, सेक्शन 9, ठीक है। एक्रो, इनकम इज सेड टू बी एक्रो व्हेन इट बिकम ड्यू। दिख रहे हैं, ये देखिए मैंने आपका ना, जो ड्यू हो जाए, ड्यू और अर्न रिगार्डलेस वेदर इट इज रिसीव और नॉट, ठीक है जी। एक्रो उसको कहते हैं कि कोई भी इनकम जो है वो ड्यू हो जाए बट रिसीव नहीं हुआ हो, ठीक है। एक्रू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ हो, ठीक। अराइज, इनकम इज सेट टू अराइज व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम व्हिच द इनकम इज जनरेटेड, ठीक है। अराइज जिस टाइम पे इनकम अराइज हो जाएगी, जहां पे उसको रिसीव हो गया वो अराइज हो जाएगी, ठीक है जी। होप ये एक्रो अराइज का डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9, जो बातें हमने अभी पढ़ी थी वही चीजें इसमें लिखी हुई है। पहला बिजनेस कनेक्शन मैंने नहीं बताया था अभी, बिजनेस कनेक्शन को अभी रुक जाइए, देखते दोबारा देखते हैं। उससे पहले जो 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 हमने कर लिया वो हम एक बार, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, मैंने बता दिया, जैसे कि आपका रेंट, ठीक है। इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पर्सन इंडिया का है नहीं है, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। इंडिया में अगर प्रॉपर्टी है तो उससे मिला हुआ रेंट टैक्सेबल ही होगा। इनकम फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स फॉर इनकम लोकेटेड इन इंडिया, ये क्या है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दिया। सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में भी ये होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे फॉरेनर हो कोई भी पर्सन हो, अगर इंडिया के इंडियन कंपनी सैलरी दे रही है, ठीक है, या फिर इंडिया में है और फॉरेन कंपनी सैलरी दे रही है, दोनों कंडीशन में ये टैक्सेबल होगा ही होगा, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन वर्क आउटसाइड इंडिया, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे पर्सन इंडिया के बाहर भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एम्बेसी वगैरह में काफी लोग काम करते हैं, इस कंडीशन में भी अगर गवर्नमेंट कोई सैलरी दे रही है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसमें क्या हुआ कि मुझे किसी यूएस के पर्सन की हेल्प चाहिए, या कनाडा के पर्सन की, या इजराइल के पर्सन की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेक्निकल सर्विस। ये सैलरी तो है नहीं वो पर्सन, हम हेल्प तो ले ही सकते हैं, उसके बदले में हम उसको फीस देंगे, ऑब्वियसली इंजीनियर है वहां का कोई, ठीक है, वो इस चीज का एक्सपर्ट है, तो इस केस में क्या होगा, हम उससे सैलरी, उसको कोई ना कोई पेमेंट तो करेंगे ही। बट ये देखा जाता है कि वो जो सर्विस दी गई है वो कहाँ, इंडिया में दी गई है, यस इंडिया में दी गई है। तो वो जो पर्सन है, जो कनाडा में बैठा हुआ पर्सन है, वो इंडिया वाली इनकम पे टैक्स भरेगा। अब बोलेंगे उस सब टैक्स कैसे वसूल करेंगे, इसी के लिए जो है टीडीएस के प्रोविजंस लेकर आए गए थे। जो टीडीएस है, वो इंडिया वाला पर्सन अगर 100 रुपए इसका ड्यू होता है, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए टीडीएस काट करके उसको 90 रुपए देगा, और 10 रुपए सरकार को जमा करेगा। सरकार को टैक्स से मतलब है, ठीक है। और बाकी यूएस वाला है जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर में, वो वहां पे बेनिफिट ले सकता है, ठीक है ना।
अच्छा, बहुत सारी चीज में ना रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी, ठीक है ना। जैसे लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनली किसी को ट्रेडमार्क या पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार दवाइयों के केस में होता है कि लोग उसको ना पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है। या जैसे बुक होता है, बुक बुक होता है ना, जैसे हैरी पॉटर की बुक थी। हैरी पॉटर की बुक अगर इंडिया में बिक रही है, ठीक है, तो वो इंडिया में क्या करें, वो ना क्या करेंगे कि जितनी बुक सेल होगी उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज होती है, कोई 5% पर बुक लेता है, कोई 10% पर बुक लेता है, उसके ऊपर रॉयल्टी दी जाती है, रॉयल्टी, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है, रॉयल्टी जाती है। तो वो जो रॉयल्टी है उस पे भी इंडिया में टैक्स लगेगा। पेटेंट ले रखा है, जैसे कोई मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, किसी किसी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसने पेटेंट ले रखा है, ठीक है, उसके ऊपर ना उसने पेटेंट ले रखा है, इस केस में भी उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। किस पे, फॉरेन पर्सन पे, इंडियन वाले पे तो लगेगा ही लगेगा। वो जो फॉरेन पर्सन जिसने रॉयल्टी ले रखा है, ठीक है, या उसने ट्रेडमार्क ले रखा है किसी चीज का, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट भी सेम ही है, कैपिटल गेन अराइज व्हेन ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट इन इंडिया, ठीक है। ये भी उस पे भी वो आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम, अब सबसे पहला वाला हमने ये छोड़ दिया था, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे ना लिखने के लिए स्पेस चाहिए होगा इसमें, आप तभी समझ पाएंगे। देखिए, एक कंपनी है, एक कंपनी है, जैसे लास्ट क्लास में आप देखेंगे ना, मैंने जो गूगल, फेसबुक, इन सबके जो एग्जांपल दिए थे, वो यही थे, आप समझिए, ये सब वो सब यही थे। जैसे कि अगर एक कंपनी गूगल है, ठीक है, वो इंडिया में अपना कोई ऑफिस खोलती है, ठीक है, इस ऑफिस से दी हुई सारी सर्विसेज, ठीक है, इस ऑफिस से दी हुई सारी सर्विसेज टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगी। तो इसका बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं, यस, इंडिया में ऑफिस है, इसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रांच ऑफिस का कोई एजेंट बिठा के रखा है, जरूरी नहीं कि ऑफिस खोले, उसने एक ऑथराइज डीलर बैठा दिया, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, वो डीलर बैठा देते हैं कि जी आप इंडिया में, हमने आपको ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, हमने आपको ऑथराइज कर रखा है, आप इंडिया से इस सारे सामान को सेल करिए। इस केस में भी वो क्या होगा, इस केस में भी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, समझ रहे हैं। ऑफिस खोल लिया, एजेंट बिठा दिया, या वहां पे उसने एक तो अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल दी। सब्सिडरी कंपनी, कौन सी सब्सिडरी कंपनी होती है, जो इंडिया का, जिसका स्टेक होल्डर, जिसके जो शेयर होते हैं 100% शेयर जो है, या मेजर स्टेक होल्डर जो है वो इंडिया आउटसाइडर इंडियन कंपनी होती है, उसको सब्सिडरी कहते हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी, इन सारे कंडीशन में ये क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इंडिया, चाहे ऑफिस खोल दे, या एजेंट बिठा दे, या सब्सिडरी कंपनी खोल दे, ठीक है। इन सब कंडीशन में वो जो पर्सन है, वो जो कंपनी है, वो इसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा, और यहां से प्रोवाइड करी गई सारी सर्विसेज, है ना, ये यहां से प्रोवाइड कर गई सारी सर्विसेज इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है। हम ये, लेकिन यहां थोड़ी ना कि यहां पे ऑपरेट कर रहा है और गूगल यूएस से हम टैक्स ले लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर इंडियन कंपनी है, इंफोसिस जैसे इंडियन कंपनी है, उस पर तो हम टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, चाहे उसकी इनकम वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में हो, उसमें तो हम टैक्स लगाएंगे लगाएंगे। लेकिन जो फॉरेन कंपनी है, जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है, उस पे सिर्फ इंडिया के कनेक्शन पे जो इनकम है, उसी पे हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक चीज ना और, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाली चीजें देखते हैं, बॉलीवुड वाली बातें करते हैं, एक बॉलीवुड वाली बातें करते हैं। देखिए, एक पर्सन, एक ना यूएस का डायरेक्टर है, यूएस का डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, स्लम डॉग मिलियनेयर देखी होगी सबने, ठीक है ना, स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। नाम मैं भूल गया वो डायरेक्टर का, ठीक है, आपको शायद याद हो बट मुझे याद नहीं आ रहा है। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसकी सारी शूटिंग कहाँ हुई थी ये बताइए, इंडिया में, आपको भी पता है,
इसकी जो सारी की सारी शूटिंग हुई थी वो इंडिया में हुई थी। ठीक है? लोकेशन कहाँ थी? इंडिया में। सब कुछ था इंडिया में। अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि इससे होने वाली सारी इनकम इंडिया में टैक्स होनी चाहिए। कि भाई देखिए लोकेशन भी इंडिया में थी, पर्सन भी इंडिया में था, फ़िल्म भी इंडिया पे बनी। इस केस में क्या होगा? तो एक्रू आपको फीलिंग नहीं आएगी कि भाई देखो पैसा चाहे विदेश में मिला हो बट एक्रू तो लग रहा है ना इंडिया में हुआ है। ड्यू तो मतलब है ना कि इंडिया में हुआ है। फीलिंग आ रही है ना? नहीं। इस केस में अगर कोई सिर्फ फिल्म शूट कर लेता है, ठीक है, या लोकेशन को यूज कर लेता है, ये एक्रू अराइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। ये एक्रू अराइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। बट अब देखिए हम कंडीशन बदल देते हैं। वो क्या करता है, फिल्म बनाता है और फिल्म को इंडिया में रिलीज कर देता है। रिलीज कर देता है। उस शो से जितनी इनकम आएगी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। उस शो से आने वाली सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आया समझ में? तो फिल्म के केस में ये होता है, क्योंकि देखिए ये सब बातें क्यों आ जाती है सामने, क्योंकि ऐसे केसेस हो गए होंगे। तभी तो इन्होंने बात उठाई कि यार एक बात बताओ ना, हम लोकेशन यूज कर रहे हैं तो हमारी इनकम थोड़ी ना हो रही है यहाँ से। हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करी है ना, वहां पे लोकेशन यूज करा, आर्टिस्ट यूज करे, ऑब्वियसली हम उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ लोकेशन के लिए हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकते। एक और कंडीशन देते हैं। इंटरनेशनल जितने भी न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल की बात करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल जो है, ठीक है, वो क्या सिर्फ अपनी ये कंट्री की बातें करते हैं या इंडिया की भी बातें करते हैं? और वीडियो जो है वो इंडिया की भी दिखाते हैं। यस। हर एक कंट्री एक दूसरे की न्यूज, वीडियो सब दिखाती है। हो सकता है उस वीडियो को दिखाने से, उस न्यूज को दिखाने से उसके चैनल पे एड मिले, एडवर्टीजमेंट मिले, है ना, उससे उसके इनकम भी हो। अब बोलेंगे देखो इंडिया की चीजें, न्यूज न्यूज वगैरह बेच के इनकम कमा रहा है तो इसको तो इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं, नहीं। अगर वो अपनी कंट्री में पब्लिश करता है और यूएस की कंपनी से उसको कोई न्यूज चैनल भी बाहर का है और बाहर ही उसको इनकम हो रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात? वो बाहर की कंपनी है और बाहर ही ऑपरेट कर रही है, सब कुछ बाहर ही हो रहा है, तो इस कंडीशन में वो टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। ठीक है, बट जैसे हम बीबीसी की बात करें तो बीबीसी लंदन भी है, बीबीसी इंडिया भी है। तो लंदन वाले से हमें मतलब नहीं है, इंडिया में जो भी दिखाएगा वो, उससे जो अगर इनकम अर्न हुई, एडवर्टीजमेंट मिला, उस पे जो होगा, उस पे हमें मार जाएगा, उस पे हमें इनकम मानी जाएगी, उस पे हम टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए। एक पर्सन है, आपने मॉर्गन स्टैनले का नाम सुना होगा। ये जो कंपनी है ना, वो क्या करती है, इंडिया में ना फंड मैनेज करती है। भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए है, वो कहते हैं लाइए हम इसको जगह जगह इन्वेस्ट करेंगे और इससे जो इनकम होगी आपको मिलेगी। तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड इंडिया में चलता है तो मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करवाता है, इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है, हर जगह करता है। इस केस में भी अगर हमने पैसा दिया और वो पैसा जो है वो उसने वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट करा दिया, उससे उसको इनकम हुई और उसका कमीशन है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। बट वो क्या करता है, इंडियन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वहां से उसको कमीशन मिला, ठीक है, उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली अगर कुछ भी करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ध्यान से मन को शांत करके दोबारा सोचिए। ठीक है, हमें मन को शांत करके सोचिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी ये थी सेक्शन 9 की। ठीक है, अब दोबारा से रेजिडेंशियल से ओवरऑल समझते हैं क्यों था। पहले हमने ये पकड़ा कि वो पर्सन रेजिडेंट है कि नहीं। क्यों पकड़ा? कि हमें ये चेक करना है कि टैक्सेबल होगा कि नहीं। रेजिडेंट है तो इंडिया में इनकम हो, बाहर इनकम हो, कहीं भी इनकम हो, वो टैक्सेबल होगी। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसको जो भी इनकम हो रही है उसको हम ये चेक करेंगे कि एक्रू कहाँ हुआ और अराइज कहाँ हुआ। ठीक है, एक्रू कहाँ हुआ और अराइज कहाँ हुआ। अगर ये बात क्लियर है, अगर एक्रू अराइज हमें समझ में आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि इंडिया में क्या एक्रू अराइज हुआ है।
इंडिया की वजह से एक्रू अराइज हुआ है तो यस तो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो टैक्सेबल नहीं होगा। और कुछ एक्सेप्शन हमने समझ लिए कि जैसे सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, न्यूज चैनल, ठीक है, फंड मैनेजर, ठीक है, इन सब की इन ये सब भी तो इंडियन कंटेंट को यूज करते हैं, बट इस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, रॉयल्टी के केस में हमने देख लिया कि भाई रॉयल्टी जो है वो भी, ठीक है, रॉयल्टी वगैरह भी इंडिया में, ये देखिए अब धीरे धीरे आप ये देखिए ये सारे सेक्शन 9 की कंडीशन है। ठीक है, ये हमने सारी चीजें समझ ली है। बिजनेस कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया। लोकेटेड वो ऐसे रेंट आ रहा है तो भी, ठीक है, इनकम फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स इनकम लोकेटेड इन इंडिया, इसमें जो है ना ये वो म्यूचुअल फंड वगैरह आ जाएगा, क्योंकि अगर नीचे में कैपिटल गेन अलग, लास्ट वाले पॉइंट में कैपिटल गेन है इसमें, तो इस वाले में हम मान के चलते हैं इससे इंडिया में कोई भी म्यूचुअल फंड या अदर कोई एसेट है उससे जो इनकम होगी, ठीक है, वो इसमें काउंट हो जाएगी। सैलरी किसी भी कंडीशन में टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन वर्क आउटसाइड इंडिया, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। कोई टेक्निकल सर्विस जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस लेते हैं वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। रॉयल्टी पेड, ठीक है, रॉयल्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस तरह से कोई भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे और पे करेंगे इंडिया के बाहर वालों को तो वो भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी सेल करते सेक्शन 45 में, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, सेक्शन 7 ना देख लेते हैं सिर्फ, ठीक है, इसको ना पढ़िए मत, सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, सेक्शन 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में है, बट ये सारी चीजें ना आपकी जो है सैलरी वाले हेड में आ जाएंगी। सेक्शन 7 में ज्यादा कुछ नहीं है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। आप बोलेंगे ये क्या है, इसको बस पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना ये पीएफ में जब सैलरी करेंगे तो पीएफ आएगा उसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ये सब उसी में आएगा, तो इसको बस एक बार आप पढ़ के छोड़ दीजिए, उसमें काफी डिटेल में है, सैलरी वाले चैप्टर में काफी। तो देखिए सेक्शन 6 हमने पढ़ लिया कि किसी का रेजिडेंस स्टेटस क्या है। सेक्शन 7 ये रहा, ठीक है, और सेक्शन 9 में हमने ये देख लिया कि किसी के कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। इस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा खत्म हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड ऑफ इनकम होती है। ठीक है, सैलरी, पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन। ठीक, ये 5 हेड होते हैं, उसमें से पांचों हेड में से एक हेड हम शुरू करने वाले हैं संडे को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है आम जीवन में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और अगर आप सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि रेंट पे कैसे टैक्स लगाया जाता है। रेंट इनकम पे ऐसी फिर कैसे भी टैक्स ना लग जाता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, सेक्शन 22 से लेके 27 में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। होप सब कुछ समझ में आ गया। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज मैसेज डालिए। ओके जी, थैंक यू।